Hi everyone, Aditya sir is here. Welcoming again on this Udit Pharmacy YouTube channel. क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फाइनली हम एक बार फिर आपके लिए डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, इसका आज हम टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज लेके आए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से कल हम इसका पार्ट सेकंड देखे थे, आज इसका हम भाग 3 मतलब पार्ट थर्ड लेके आए हुए हैं। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको पहली बार देख रहे हैं और आपको पहला और दूसरा पार्ट नहीं मिल रहा है तो उदित फार्मेसी के चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, सीरीज बायोकेमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहां पे सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देर की बात की, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बेहतरीन तरीके से याद करते हैं। ओके चलिए, तो आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है, बायोकेमिस्ट्री के इस पार्ट 3 में क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन कवर होगा। तो ऑलरेडी आपका 4 क्वेश्चन कवर हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो हम कल पढ़ाए थे, कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। उसके क्लासिफिकेशन वगैरह को, क्वालिटेटिव टेस्ट वगैरह को सब कुछ अच्छे से बता दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आज जो होने वाला है वो होने वाला है कि डिफाइन प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होता है, इट्स क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशन बताइए, वर्गीकरण बताइए, और साथ में क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का गुणात्मक परीक्षण, इसका क्वालिटेटिव टेस्ट भी आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसको ऐसे ही मत मिस कर दीजिएगा। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है और इसके क्वालिटेटिव टेस्ट बताना है, प्रोटीन के क्या होते हैं। आराम से अभी धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी। या तो फिर ये पूछेगा, या तो इसके अलावा ये पूछ सकता है कि राइट द डिजीज रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन कौन से डिजीज होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में उठाए जा सकते हैं और आया भी है बीटी यूपी में या अदर स्टेट में। ठीक है, तो मल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण, या फिर कह सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, या तो प्रोटीन का डिफिनीशन पूछा जाएगा या क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव टेस्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर आपसे कि मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन कौन से डिजीज है, ये पूछा जा सकता है। आप दोनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोनों बहुत टफ नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आपका, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं प्रोटीन आखिर क्या है, कैसे लिखना है। बहुत बार सुने होंगे भैया प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन पाउडर ले लो, जिम करते हो प्रोटीन लेते होगे। ठीक है, तो आखिर ये प्रोटीन है क्या? अभी बहुत प्रोटीन खाए आप लोग, अब प्रोटीन को पढ़ने की बारी है, अब प्रोटीन को लिखने की बारी है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, आइए चलिए साथ में आगे बढ़िए, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक, प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी। क्या कह रहा है, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। मेड अप ऑफ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ टर्म आ गया कि कैसे बनता है प्रोटीन। तो ये बहुत सारे जो है अमीनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब अमीनो एसिड के जो खंड होते हैं उससे मिलके बना होता है। ठीक है, अमीनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कई सारे अमीनो एसिड होते हैं, इससे मिलके क्या होता है, मिलके बना होता है। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है। इसीलिए मेरे को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, कई सारे बिल्डिंग ब्लॉक मतलब वही सारे बहुत सारे खंड से मिलके बना होता है आपका ये प्रोटीन। ठीक है, अब कितने लगभग कितने अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, तो ध्यान रखिएगा 20 अमीनो एसिड। ठीक है, 20 अमीनो एसिड से मिलके आपका क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है। ओके चलिए, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। कई सारे अमीनो एसिड से मिलके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, इन द चेन। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ, दीज अमीनो एसिड, यही जो अमीनो एसिड है ये आपस में जुड़े होते हैं। जैसे देखिए आपस में जुड़ा हुआ है इन ए चैन, एक चैन की तरह। ठीक है, जो चैन होता है एक चैन की तरह आपस में जुड़े होते हैं। एंड फोल्ड इनटू ए स्पेशल शेप टू डू डिफरेंट जॉब। अब जैसे बॉडी में काम होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मोड़ लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, अपने आप को क्या कर लिया, जो सीधी चैन थी वो फोल्ड हो चुका है। ठीक है, अमीनो एसिड जो है वो इस तरह से फोल्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि जैसी जरूरत पड़ती है बॉडी में उसी हिसाब से अमीनो एसिड अपने आप को
फोल्ड कर लेते हैं। ओके, चलिए तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर डिफाइन करिए तो इस डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, आराम से अच्छे से बना सकते हैं। इसको फोल्ड करके बनाना है, ठीक है, या नहीं बनना है तो सीधी चैन बना दीजिएगा। ओके, चलिए समझ में आया। तो दीज अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर, आपस में जुड़े होते हैं एक चैन की तरह, और फोल्ड करते हैं मतलब मोड़ लेते हैं इनटू स्पेशल शेप, ठीक है, अपने आकार को, टू डू डिफरेंट जॉब, जब इनको जरूरत पड़ती है भिन्न भिन्न आकार में, मतलब भिन्न भिन्न जब काम करते हैं उसी हिसाब से अपने आप को मोड़ लेते हैं। ठीक, चलिए प्रोटीन हेल्प बिल्ड मसल्स, रिपेयर बॉडी पार्ट, फाइट इन्फेक्शंस, कैरी ऑक्सीजन इनटू ब्लड एंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी। सभी को पता है प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन मदद करता है मसल्स को बिल्ड करने में, बॉडी बनाने में। भैया कैसे होता है, प्रोटीन ले लो, ठीक है, बॉडी बनने, हालांकि हमारी तो नहीं है, आप लोग की होगी। तो बिल्ड मसल्स को बिल्ड करने में, ठीक है, बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में मदद करता है। फाइट इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन से आपको बचाता है, उससे लड़ता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, प्रोटीन आपकी अच्छी है, प्रोटीन डाइट अच्छे ले रहे हैं, तो कोई भी जो जर्म्स होते हैं अगर इंटर करते हैं बॉडी में तो उसको फाइट करता है, ठीक है, एंटीबॉडीज का काम करता है। एंड कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, और ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाता है, ठीक है। एंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी, और बॉडी को भी नियंत्रण करता है, बॉडी को भी नियंत्रण करता है कौन, प्रोटीन। ओके, दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड स्टे हेल्थी। ये प्रोटीन बल्कि और आवश्यक होता है, दे आर एसेंशियल, ये आवश्यक होते हैं फॉर ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए, हमारे अंदर जो ग्रोथ है बॉडी का, उसके लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है, ठीक है। एनर्जी के लिए, हमारी ऊर्जा के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है, और स्टे हेल्थी, हमें हेल्थ रखने के लिए, हेल्थी स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। तो ये बेसिक डिफिनेशन है, आराम से पढ़ के आप इसको बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है, फोल्ड अमीनो एसिड का डायग्राम बना लीजिए और ये डिफिनेशन को लिख दीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है। प्रोटीन आप देख लिए, आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहला लिख दीजिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन ही होता है। ये देखिए, हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन आरबीसी, ठीक है, कहां पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। दैट हेल्प, जो मदद करता है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे बॉडी में क्या करता है, पूरे ऑल पार्ट बॉडी में क्या करता है, इसको ले जाता है, ठीक है, मतलब एज ए ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, लंग से क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है। क्रिएटिनिन, दूसरा क्रिएटिन, ठीक है, क्रिएटिन भी आपका क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, क्रिएटिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्रिएटिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है, इन फाउंड इन, हमारे बालों में पाए जाते हैं, हमारे नाखूनों में, नेल्स में पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं, त्वचा में। एंड गिव देम स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, हमारे स्किन को, हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं और इसे क्या करते हैं, स्ट्रेंथ, इसको और हेल्थी बनाते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिन भी आपका एक तरह का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये सब आपको आना चाहिए, एग्जाम्पल में लिखिएगा। ऐसे एंटीबॉडीज भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, हम प्रोटीन को डाइट में कैसे ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका एंटीबॉडीज भी क्या है, एंटीबॉडीज जो आपके वायरस बैक्टीरिया से लड़ाई करे, ठीक है। कहते नहीं कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप क्या करेंगे, आपको बुखार वगैरह जल्दी नहीं होगा। बहुत लोगों को थोड़ा सा सर्दी जुकाम होता है, अच्छे सारे दवाई खाते हैं, बुखार पड़ जाता है, पड़ जाते हैं बेड पे, क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है। तो आपके अच्छे से प्रोटीन, आप डाइट ले रहे हैं, जिम वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो वही एंटीबॉडीज भी अच्छे से फाइट कर पाएगा बैक्टीरिया से, फंजाई वगैरह से। तो एंटीबॉडीज भी आपका एक तरह का प्रोटीन होता है, मेड बाय द इम्यूनो सिस्टम, ठीक है, इम्यूनो सिस्टम द्वारा बनता है, ठीक है, टू फाइट इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स, और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, या हार्मफुल हानिकारक जर्म्स मतलब कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो उनसे क्या करता है, ये एंटीबॉडीज भी एक तरह का प्रोटीन होता है जो इम्यूनो सिस्टम द्वारा बनता है। ये इन्फेक्शन से फाइट करता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को हानिकारक जर्म से, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन, इसमें से दो भी याद हो जाएगा ना, दो भी अगर आप याद करके लिख दे रहे हैं तब भी बहुत बेटर है। एक्टिन और मायोसिन ये भी आपके क्या है, प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन, एंटीबॉडीज और एक्टिन और मायोसिन ये भी प्रोटीन के नाम है। एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रोटीन्स इन मसल्स, जो कि हमारे मसल्स में होते हैं, दैट हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, और हमारे बॉडी मतलब हेल्प, मदद करते हैं बॉडी के मूवमेंट में, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन ये भी प्रोटीन होते हैं हमारे मसल्स में, ये हमारे बॉडी मूवमेंट में क्या करते हैं, मदद करते हैं। समझ में आया? तो ये बेसिक आपके डिफिनेशन थे और यहाँ पे एग्जाम्पल थे, आराम से आप लोग लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा,
ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या करा था, प्रोटीन हो गया। चलिए इसके एग्जाम्पल भी बता दिए साथ साथ में, अच्छी बात है। प्रोटीन के साथ एग्जाम्पल को लिख दीजिएगा, ठीक है। पूछा नहीं था लेकिन कोई बात नहीं, लिख दीजिएगा, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आइए क्लासिफिकेशन को देखते हैं, प्रोटीन के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, फिर क्वालिटेटिव टेस्ट को देखेंगे, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब जब क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं थोड़ा सा और प्रोटीन के बारे में बता दिए, वही चीज फिर से बता दीजिए। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कई सारे समूह। आप अकेले जा रहे हैं सड़क पे तो आप कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाएंगे, लेकिन चार दोस्तों के साथ जा रहे हैं, एक ग्रुप में जा रहे हैं, इसका मतलब कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि इसका अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है ना, कई सारे अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल होता है, मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की लंबी चेन से मिलकर बना होता है ये प्रोटीन, ठीक है। दे आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस और उनके रेगुलेशन, मतलब उनको नियंत्रण करना, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर की बनावट, सारी चीजों को आवश्यक होता है ये प्रोटीन, ठीक। बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स, प्रोटीन को क्लासिफाइड किया गया है भिन्न भिन्न तरह के, ठीक है। कैसे कैसे, दीज इंक्लूड, इसमें शामिल होते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, कंपोजिशन एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। मतलब अगर क्लासिफिकेशन आप प्रोटीन की बात करें, मेन लाइन तो यहाँ लिखा हुआ है, चाहिए तो आप नीचे से लिख सकते हैं खाली एक लाइन, ठीक है। बाकी तो हम प्रोटीन के बारे में बता दिए, यहाँ जो नीचे वाली लाइन लिखी है ये इंपॉर्टेंट है। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, मतलब शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन, ठीक है, किस तरह से बनावट है प्रोटीन का, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन। उसके बाद कंपोजिशन संगठन के आधार पर क्लासिफिकेशन, ठीक है, और बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, किस तरह से कार्य करता है, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन को करेंगे, ठीक है। तो शेप हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में शेप हो गया, कंपोजिशन मतलब उसका आकार कहीं ना कहीं, ठीक है, कंपोजिशन मतलब भी होता है बनावट, ठीक है, संगठन, तो उसके आधार पे और बायोलॉजिकल फंक्शन के आधार पे हम कहीं ना कहीं प्रोटीन को क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है, वर्गीकरण करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ शेप देखेंगे, फिर कंपोजिशन देखेंगे, फिर बायोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं, ठीक। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप, आपको हेडिंग डालना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप, शेप के आकार, शेप के आधार पे हम प्रोटीन को क्लासिफाइड कैसे करते हैं देखते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्लासिफाई प्रोटीन, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्लासिफाई प्रोटीन, ये मोस्ट कॉमन मेथड है प्रोटीन को क्लासिफाई करने का, ठीक है। अब देखिए ये आपका लिख दीजिएगा कौन कौन से हैं। तो पहला आपका फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, पहला आपका फाइब्रस प्रोटीन हो गया ए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, शेप के आधार पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपका फाइब्रस प्रोटीन हो गया। दूसरा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, पहला आपका फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। अभी हम ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, पहले फाइब्रस प्रोटीन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दीज प्रोटीन हैव ए लॉन्ग फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉन्ग फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब लंबे, ये प्रोटीन जो होता है इनके पास लंबे फाइबर लाइक, मतलब एक रेशे नुमा, ठीक है, और थ्रेड मतलब धागे की तरह, ठीक है, धागा, ठीक है, देखने पतले वाले धागे होते हैं, तो एक लॉन्ग लंबा फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ध्यान दीजिएगा फाइब्रस प्रोटीन जो होता है ये वाटर में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है। एंड फ्रॉम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड टिश्यू, और हमारे कोशिका, हमारे ऊतक के ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं इसी के बने होते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम करके आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये वाला फाइब्रस प्रोटीन जो लिखा है, ग्लोबुलर नहीं, आप जो ब्लू वाला दिख रहा है फाइब्रस वाला, कोई बहुत टफ नहीं है। देखिए लॉन्ग फाइबर लाइक, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह पतले से है, इसको आप लोग बना सकते हैं, टफ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से बन जाएगा। फाइब्रस प्रोटीन का आप लोग ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है, आराम से बन जाइएगा, शेडिंग वगैरह कर दीजिएगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन हो गया। अब इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं, फाइब्रस प्रोटीन के क्या एग्जांपल हैं। तो क्रिएटिन, जो अभी बताए थे ना, क्रिएटिन, बिल्कुल ये हमारे हेयर में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है और स्किन में पाया जाता है, ठीक है। कोलेजन प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन जो होता है ये प्रोटीन, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, लाइक कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है, जैसे कार्टिलेज और बोन्स होते हैं, ठीक। कार्टिलेज क्या होता है आप लोग को पता है, जो हड्डी होता है, हड्डियों के जो, देखिए हड्डी को जो बीच का जो जॉइंट वाला एरिया होता है ना, ये अंदर, तो इसको कार्टिलेज बोलते हैं, और आउटर वाला जो होता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी याद दिला दे, बता दे। जो रगड़ वाला एरिया होता है ना, अंदर वाला, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, और बाहर वाला जो होता है लिगामेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा,
ओके, तो कार्टिलेज और बोन्स में पाए जाते हैं कोलेजन। उसके बाद इलास्टिन, इलास्टिन जो कि लिगामेंट्स एंड स्किन, वही बात है ना लिगामेंट्स। तो कार्टिलेज आपको समझ में आया अंदर वाला, और लिगामेंट्स जो आउटर वाला होता है कवर किया रहता है उसको लिगामेंट्स कहते हैं। तो आपका जो इलास्टिन प्रोटीन होता है ये आपके फाउंड होते हैं लिगामेंट्स में और स्किन में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो छोटा सा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप के आधार पे। पहला फाइब्रस प्रोटीन जो कि धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये इनसॉल्युबल होता है पानी में, ठीक है। और बाकी क्या है इसके एग्जांपल लिख दीजिएगा, केराटिन, कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। और आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम फाइब्रस प्रोटीन का बना लेना है, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं, फाइब्रस हो गया। दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में देखते हैं। नाम है ग्लोबुलर, कहीं ना कहीं गोले जैसा आकार। तो दीज प्रोटीन आर स्फेरिकल या फिर ग्लोब लाइक इन शेप, ठीक है। स्फेरिकल होता है मतलब कहीं गोले नुमा होता है, और ग्लोब लाइक शेप होता है, ग्लोब जैसे देखे नहीं है भारत के रस्ते वाला, तो ग्लोब लाइक शेप की तरह होता है, आकार का होता है। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपके फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। दे परफॉर्म फंक्शनल रोल इन द बॉडी, ये हमारे बॉडी में फंक्शनल रोल का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एंजाइम का काम करते हैं, हार्मोन्स हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, एज ए एंजाइम की तरह वर्क करना, हार्मोन्स की तरह। तो ये एक तरह से बॉडी में काम करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। बस इतना लिखने के बाद ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सांप सीढ़ी की तरह, सांप की तरह ऐसे डायग्राम बना लेना है, मुड़ा हुआ गोले टाइप का, ऐसे आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा नहीं कहना कि एक्यूरेट बन जाएगा, एक्यूरेट नहीं बन पाएगा, तब भी थोड़ा ऐसा तो है ना कि प्रैक्टिस करेंगे बनेगा नहीं, बिल्कुल बन जाएगा, टफ नहीं है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन दोनों का डायग्राम आप बना लीजिएगा, इजी है, प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी एग्जांपल की बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो हीमोग्लोबिन होता है, कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, जो कि हमारे, ठीक है, बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारे ब्लड तक पहुंचाता है, ठीक है। कैरी करना मतलब उसको ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इंसुलिन हो गया, एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं दैट कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। एंजाइम लाइक एमाइलेज और पेप्सिन, तो जैसे एंजाइम हो गए, जैसे एमाइलेज हो गए, पेप्सिन हो गए, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एंजाइम ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये लिखा भी था आपका कि हमारे बॉडी में फंक्शनल रोल की तरह काम करते हैं, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन आपका क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया। इंसुलिन आपका क्या हो गया, एक तरह का हार्मोन का काम कर रहा है। एंजाइम आपका एमाइलेज और पेप्सिन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन काम करता है, ठीक है। तो आप पहला देख लिए फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, ओके। तो 3 तरह का पढ़ना है, पहले शेप के आधार पे हम लोग पढ़ चुके क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन है, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन को देखते हैं, ठीक। चलिए तो पहला देखिए, इसमें भी 2 बताए हैं आपको, 2 या 3 है इसमें। पहला आपको सिंपल प्रोटीन, दूसरा कंजुगेटेड प्रोटीन और तीसरा आपका है डिराइव्ड प्रोटीन। तीनों को पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला आपका सिंपल प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन में क्या आएंगे, सिंपल तरीके से समझते हैं, आसान भाषा में। मेड ओनली ऑफ अमीनो एसिड, जो सिर्फ अमीनो एसिड के बने होते हैं उसको बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। कहां पढ़ रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सिंपल प्रोटीन जो होते हैं अमीनो, मेड ओनली ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के बने होते हैं। एग्जांपल एल्बुमिन हो गया इन एग वाइट, एल्बुमिन जो होता है प्रोटीन ये एग वाइट में पाया जाता है, जो अंडे का सफेद वाला पार्ट होता है। ग्लोबुलिन जो होता है हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। हमारे ब्लड में क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है। तो ये सिंपल प्रोटीन के क्या है, एग्जाम्पल है, जो कि अमीनो एसिड का बना होता है, ठीक है। याद हो गया ना, बिल्कुल। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे तो पहला जो आप लिखेंगे सिंपल प्रोटीन, और सिंपल है तो सिर्फ आपका ये अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसके एग्जांपल है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। सेकंड की बात करें कंजुगेटेड, कंजुगेटेड मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन तो होगा, इसके साथ कुछ और होगा, क्या होगा देखते हैं। तो मेड अप ऑफ अमीनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, अमीनो एसिड के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। क्या जुड़ा होता है, कार्ड प्रोस्थेटिक प्रोटीन, सॉरी प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होता है। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है कि ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, अमीनो एसिड में क्या चिपक जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है, जो कि और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी में, ठीक है। तो अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन पार्ट जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये आपस में जुड़े होते हैं, ये आपके कंजुगेटेड प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है प्लस आयरन ग्रुप होता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन होता है, शुगर होता है, ठीक है। तो इसी तरह इसी को बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन,
याद आया? पहला आपका सिंपल प्रोटीन हो गया, इसको बता दीजिएगा कि मेड ओनली ऑफ अमीनो एसिड, इसके एग्जांपल एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। कंजुगेटेड, इसमें आपका अमीनो एसिड्स होते हैं और आपके नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। एग्जांपल में आपका हीमोग्लोबिन और ग्लाइकोप्रोटीन हो गया ना, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए। और तीसरा क्या है आपका डिराइव्ड प्रोटीन। तीसरा क्या है? डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड मतलब कहीं ना कहीं यही जो दोनों पढ़े हैं आप, सिंपल और कंजुगेटेड, इसको मिला देंगे, इसी के ब्रेकडाउन से बनता है। फाउंड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल एंड कंजुगेटेड, सॉरी इसके ब्रेकडाउन से, ठीक है। सिंपल और आपका जो कंजुगेटेड है, इसको जब ब्रेकडाउन करेंगे तो आपका डिराइव्ड प्रोटीन बनेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल है पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस, ठीक है। पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस ये दोनों जनरली किस पे हेल्प करते हैं? ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं डाइजेशन में, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस थे, ये आपके क्लासिफिकेशन है, इसको भी याद कर लिएगा। पहला आपको बताया था ब्रीड एंड शेप, शेप के आधार पे फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। दूसरा केमिकल कंपोजिशन के आधार पे सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और आपका डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तीनों को देख लीजिएगा, इजी है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में, तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन, या फंक्शन लिखिए या फिर बायोलॉजिकल फंक्शन लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन के आधार पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखते हैं, बहुत इजी है, आपको ये टेबल बना लेना है, टेबल वगैरह के नंबर अच्छे मिलते हैं, देखते हैं। तो पहले टाइप का प्रोटीन बताएंगे, कौन कौन से टाइप के प्रकार का प्रोटीन है, उनके कार्य क्या है और एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है, जो कि बहुत इजी है, बस देखने में डर लग रहा है, ठीक है। देखिएगा अभी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर। अब क्या करेगा? प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, जैसे नाम है प्रोटीन का वैसे उसका फंक्शन लिख दीजिएगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन मतलब जैसे प्रोवाइड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है। एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, कोलेजन या फिर क्रेटिन, ठीक है, कोलेजन या फिर क्रेटिन। दूसरा एंजाइमेटिक, ठीक है, एंजाइमेटिक, ठीक है, एंजाइमेटिक प्रोटीन जो होते हैं, अब नाम ही एंजाइमेटिक प्रोटीन, तो एक्ट एज एंजाइम, एंजाइम की तरह काम करता है, तो स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। एंजाइम क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को बूस्ट कर देता है, स्पीड अप कर देता है, तेज कर देता है, वही तो है एंजाइमेटिक प्रोटीन। एक्ट एज एंजाइम, एंजाइम की तरह काम करता है, जो टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, यही तो कार्य है। पेप्सिन, एमाइलेज, ठीक है, पेप्सिन और एमाइलेज इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हार्मोनल प्रोटीन, हार्मोनल की बात आ रही है, तो एक्ट एज हार्मोन्स, हार्मोन्स की तरह काम करता है, टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन, जो हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है। एग्जाम्पल है इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं ले जाने की बात कर रहा है, कैरी करने की बात हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पदार्थ इन द बॉडी, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को हमारे ब्लड तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद डिफेंसिव, डिफेंसिव मतलब कि प्रोटेक्ट करता है, हमसे लड़ता भी है, इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रांग होता है, तो जम्स वगैरह, कीटाणु वगैरह से लड़ता है अंदर, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह जल्दी नहीं होने देता है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो हेल्प इन बॉडी डिफेंस एंड इम्यूनिटी, ठीक है, बॉडी को डिफेंस की तरह काम करता है, एज ए आर्मी की तरह आपकी बॉर्डर पे लगा रहता है, कोई भी कीटाणु वगैरह आता है ना तो उनको बचाता है, ठीक है। तो हेल्प इन बॉडी डिफेंस एंड इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी में मदद करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंटीबॉडीज वगैरह आते हैं, इसके एग्जांपल एंटीबॉडीज होते हैं जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज होते हैं जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है, आपको जम्स वगैरह, बैक्टीरिया से, फंगाई से अगर इन्फेक्शन होता है तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं, उससे लड़ते हैं, उनका पता लगाते हैं कौन से बैक्टीरिया इंटर कर रहे हैं, उनसे फाइट करते हैं, जिससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे आपके बायोलॉजिकल फंक्शन, उम्मीद है आपको अच्छे से आ गया होगा। तो पहला आपको बताए थे क्या, शेप के आधार पे क्लासिफिकेशन प्रोटीन का, दूसरा आपको केमिकल कंपोजिशन के आधार पे आपको बता दिए क्लासिफिकेशन, और तीसरा बायोलॉजिकल फंक्शन के। अब आप इस तीनों को अगर पढ़ के अच्छे से लिख देंगे, आई होप कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, ठीक है, और ये बहुत टाइम भी नहीं लगेगा याद होने में, ठीक। चलिए, ये आपके हो गए, क्लासिफिकेशन भी हो गए, प्रोटीन का डिफिनेशन भी हो गया, उसके एग्जाम्पल भी हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें और क्या पूछा था क्वेश्चन में? अच्छा, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, अभी क्वालिटेटिव टेस्ट बचा हुआ है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, इसको भी कवर करते हैं, ठीक है। हाँ, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट को देखते हैं। ओके, तो थोड़ा पानी पी लिया जाए, मेरे गले सूख गए। ओके, पढ़िए तब तक आप लोग इसको अच्छे से। ओके, चलिए, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट मतलब कहीं ना कहीं गुणात्मक परीक्षण, ठीक है, गुणात्मक
परीक्षण, जैसे ही हम उसमें देखे थे, जैसे हम देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स के गुणात्मक परीक्षण जहाँ पे फिलिंग टेस्ट वगैरह किए थे, बस ऐसे ही कहीं ना कहीं प्रोटीन का देखना है, प्रोटीन का पता लगाना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो क्वालिटेटिव टेस्ट आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। क्वालिटेटिव टेस्ट जो गुणात्मक परीक्षण है, इसका प्रयोग करते हैं हम पता लगाने के लिए प्रोटीन की उपस्थिति। ठीक है, केमिकल के द्वारा प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कहीं ना कहीं हम गुणात्मक परीक्षण करते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। एंड और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन द सैंपल, हमारे सैंपल में अमीनो एसिड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इसका भी पता लगाते हैं। क्योंकि अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा तो जाहिर सी बात है प्रोटीन बनेगा, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अपने सैंपल में अमीनो एसिड का पता लगाते हैं, प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं, उनका पता लगाने के लिए हम क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, दीज आर कलर बेस्ड टेस्ट परफॉर्म इन लैब। जैसे आप देखे थे कार्बोहाइड्रेट में, वैसे ये भी होता है। लैब में हम कलर बेस्ड टेस्ट होता है, कलर से पहचानते हैं कि प्रोटीन है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, बहुत टफ नहीं लिखा है। मेन क्लास होता तो आपको इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन अभी बस आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है बायोरेट टेस्ट। ठीक है, बायोरेट टेस्ट याद रखिएगा, बायोरेट साइंटिस्ट है, तो बायोरेट टेस्ट हम देखेंगे ये क्या बता रहे हैं, इस टेस्ट में क्या हो रहा है, कैसे पता चलता है इस टेस्ट में प्रोटीन है कि नहीं है। तो बायोरेट टेस्ट में अगर इसके पर्पज की बात करें, उद्देश्य की, तो डिटेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन। प्रोटीन जो देखिए कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना है ना, उसके बीच में जो बॉन्ड है उसको पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। तो डिटेक्ट पता लगाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन। प्रोटीन में अगर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें पता चलेगा। ठीक है, प्रक्रिया देखें, ऐड बायोरेट रिएजेंट। ठीक है, तो बायोरेट जो रिएजेंट अभिकर्मक होता है, जैसे ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के मिक्सचर को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे टू द प्रोटीन सॉल्यूशन। प्रोटीन सॉल्यूशन में मिलाते हैं कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बायोरेट रिएजेंट होता है। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा, वायलेट या पर्पल कलर एपीएल। वायलेट कलर या पर्पल कलर अगर दिख गया तो प्रोटीन प्रेजेंट है, और वायलेट या पर्पल कलर नहीं दिखा तो प्रोटीन एब्सेंट है। ठीक है, देखिए ऐसे आप देखिएगा, ये पॉजिटिव टेस्ट है तो आपको यहाँ पर्पल कलर दिख रहा है, पर्पल कलर दिख रहा है या वायलेट कलर दिखेगा तो इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। अगर नहीं दिखेगा, ब्लू कलर आ रहा है या कोई और कलर आ रहा है, तो प्रोटीन एब्सेंट है। ठीक है, छोटा सा टेस्ट था आपका बायोरेट टेस्ट, ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था कि पेप्टाइड बॉन्ड का पता लगाना प्रोटीन में। पेप्टाइड बॉन्ड अगर है तो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है तो प्रोटीन है। ठीक है, बस यही प्रोसीजर सिंपल है। जो बायोरेट रिएजेंट होता है, अब बायोरेट रिएजेंट में अगर आप ये भूल जाते हैं कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए ऐड बायोरेट रिएजेंट टू द प्रोटीन सॉल्यूशन। प्रोटीन सॉल्यूशन में आप बायोरेट रिएजेंट मिलाइए और जो रिजल्ट आएगा वो आपका वायलेट या पर्पल कलर दिख जाएगा। अपीयर मतलब होता है दिखना, शो होना। ठीक है, अगर आपका दिख रहा है तो कंक्लूजन में लिखिएगा रिजल्ट में कि प्रोटीन इज प्रेजेंट। प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल टेस्ट है, लैब वगैरह में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं। पहला याद करिएगा बायोरेट टेस्ट। ओके, सेकंड की बात करें मिलियंस टेस्ट। सेकंड आपका क्या है, मिलियंस टेस्ट। ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन में सेकंड वाला है मिलियंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसका उद्देश्य है डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन की उपस्थिति देखते हैं। टायरोसिन भी एक तरह का अमीनो एसिड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में, डोपामिन रिलीज करने में, नॉरएपिनेफ्रिन में, इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टायरोसिन। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें तो ऐड मिलियंस रिएजेंट। तो कुछ मिलियंस रिएजेंट होते हैं एंड हीट द सॉल्यूशन। ठीक है, मिलियंस रिएजेंट को लेंगे, अब क्या होते हैं अभी आपको ध्यान नहीं देना है। मिलियंस रिएजेंट लेंगे, उसको सॉल्यूशन को हीट कर देंगे सैंपल के साथ। पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर। अगर रेड कलर आ जा रहा है तो आपका प्रोटीन प्रेजेंट है, और नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, क्या बताए हम यहाँ पे हम प्रेजेंस करते हैं किसका, टायरोसिन का। ठीक है, टायरोसिन की उपस्थिति का पता लगाते हैं। टायरोसिन भी एक तरह का क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड मिलियंस रिजल्ट। मिलियंस रिएजेंट को मिलाएंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन को हीट करेंगे। सॉल्यूशन में मिलियंस रिएजेंट को मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताए थे कि हम कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाए हैं। यहाँ आप देखिएगा डायरेक्ट कि मिलियंस रिएजेंट मिलाते हैं और सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रेड कलर अगर दिख जाएगा तो प्रोटीन है। ठीक है, कंक्लूजन में टायरोसिन इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन। अगर आपको दिख रहा है रेड कलर, इसका मतलब कि टायरोसिन प्रेजेंट है, प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। तो टायरोसिन अमीनो एसिड कहीं ना कहीं जो है अमीनो एसिड का तो होता है, एक तरह का अमीनो एसिड होता है टायरोसिन। तो ये अगर आपको दिख जा रहा है तो इसका मतलब प्रोटीन है। ठीक है, इस तरह से गिव रेड कलर, तो रेड कलर देता है। ओके, चलिए, तो आपके मिलियंस टेस्ट भी याद हो जाएंगे, बायोरेट टेस्ट भी याद हो जाएंगे। दोनों इजी है, आसानी से याद कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, तीसरा है आपका लेड सल्फाइड टेस्ट, जिसको हम सल्फर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपका है लेड सल्फाइड टेस्ट और सल्फर टेस्ट कहते हैं। यही बस हमको लग रहा है लास्ट है तीसरा वाला। तो लेड सल्फाइड टेस्ट क्या है, आइए देखते हैं। इसका पर्पज क्या है, डिटेक्ट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन या मिथायोनिन। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मतलब अमीनो एसिड में कहीं ना कहीं सल्फर ग्रुप अटैच हो। ठीक है, सल्फर शामिल हो, अमीनो एसिड में अगर सल्फर शामिल होता है तो हमें पता चलता है कि प्रोटीन है कि नहीं है। तो लेड सल्फाइड टेस्ट या सल्फर टेस्ट में हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि अमीनो एसिड में अगर सल्फर मिला है, जैसे आपके सिस्टीन हो गया या मिथ्योनिन हो गया, इसमें सल्फर मिला होता है, जिसका मतलब कि हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोसीजर क्या करेंगे, बॉयल द सैंपल, जो भी हमारा सैंपल होगा जिसमें पता करना है उसको बॉयल कर लेंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ क्या करेंगे, बॉयल कर देंगे। देन ऐड लेड एसीटेट। ठीक है, और इसमें हम क्या मिला देंगे, लेड एसीटेट। ठीक है, जो भी आपका लेड होगा, पीबी होगा, उसको हम क्या, पीबी मतलब लेड होता है, लेड एसीटेट को मिला देंगे। पहले सैंपल को बॉयल करेंगे जिसका हमको पता करना है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे और उसको क्या करेंगे, लेड एसीटेट के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड फॉर्म। ठीक है, PbS होता है लेड सल्फाइड। ठीक है, यही आपका क्या होता है, लेड सल्फाइड होता है। तो आपका लेड सल्फाइड क्या होगा, ब्लैक कलर का फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट मतलब अघुलनशील पदार्थ। आप देखिए होंगे चाक वगैरह जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, चाक को पानी में जब घोलेंगे तो नीचे इकट्ठा बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं। ठीक है, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा देखिए, आप देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, चाक इकट्ठा आके बैठ गया, यही आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है। ओके, चलिए कंक्लूजन क्या आएगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट। जाहिर सी बात है, अगर अमीनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट है तभी ब्लैक कलर आया, इसका मतलब कि प्रोटीन यहाँ पे है। तो ये 3 टेस्ट था, ध्यान रखिएगा, इसको कोशिश करिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो आपको तीनों बता दिए, पहला बायोरेट टेस्ट है, दूसरा आपका मिलियंस टेस्ट है और तीसरा आपका सल्फर टेस्ट है, जिसको हम लेड सल्फाइड टेस्ट भी कहते हैं। ओके, चलिए आपका क्वालिटेटिव टेस्ट भी हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया, प्रोटीन का डिफिनेशन भी हो गया और एग्जांपल भी हो गया। यही तो बस पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ये वाला या तो ये पूछा जा सकता है, डिजीज रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले क्या क्या डिजीज है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, इसको भी अच्छे से कवर करते हैं। ठीक, तो डिजीज रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन की कमी से होने वाले क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे प्यारे प्यारे बच्चे हैं कैसे हो गए, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत खाली प्रोटीन की कमी है। ठीक है, बेचारे से बच्चों को प्रोटीन की कमी है। ठीक है, अक्सर देखने को मिलता है, जो गरीबी में जो मतलब भीख वगैरह मांगते हैं, उनके बच्चे अक्सर दिख जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं मिलता है। अब इनको कौन सा डिजीज हो गया है, इतने बड़े बड़े तोड़ निकल आए हैं, आखिर कैसे आ गए हैं, आइए देखते हैं। तो प्रोटीन मल न्यूट्रिशन जो होता है, प्रोटीन की जो कमी होती है, कुपोषण होता है, हैपन हो रहा होता है जब द बॉडी डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन फ्रॉम फूड। ठीक है, हमारे खाने में प्राप्त तरीके से जब प्रोटीन ना मिले तो हमें ऐसी दिक्कत होती है मल न्यूट्रिशन की। ठीक है, कमी की। इट इज कॉमन इन चिल्ड्रन, जो कि ये बच्चों में कॉमन होता है, स्पेशली इन पुअर या फिर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, खासकर गरीब के बच्चे जो होते हैं या डेवलप बहुत ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहां पे हमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए एक बीमारी का नाम लिखा है जिसका नाम है क्वाशरकोर। ठीक है, क्वाशरकोर जो कि बच्चों में होता है, इस कास्ड बाय सर्व प्रोटीन डिफिशियंसी, एक गंभीर प्रोटीन की कमी वाली बीमारी है जिसका नाम है क्वाशरकोर। ठीक है, इवन इफ कैलोरीज आर सफिशिएंट, तो प्रोटीन की तो कमी होगी ही, साथ में कैलोरीज भी सफिशिएंट होगा, कम मात्रा में होगा। ठीक है, तब हमें ये प्रोटीन प्रॉब्लम होगी जिसका नाम है क्वाशरकोर। ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपके कैलोरी भी कम होंगे। ठीक है, जिसके कारण बीमारी होता है क्वाशरकोर। इट यूजली अकर्स इन चिल्ड्रन, जब बच्चों में पाया जाता है आफ्टर वीनिंग, मतलब वीनिंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग, एक समय से पहले, मतलब बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ना किया जाए, माँ अपने बच्चों को दूध वगैरह ना पिलाए, समय से पहले बंद कर दे, तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्वाशरकोर वगैरह। ठीक है, सिम्टम्स क्या दिखेंगे, क्या लक्षण दिखेंगे, तो क्वाशरकोर इंक्लूड, इसमें क्या शामिल है, स्वॉलिन बेली, जिसको एडिमा बोलते हैं, सूजन, देख सकते हैं इस तरह से पेट का तोड़ निकल गया, जिसको बोलते हैं स्वॉलिन बेली, जिसको एडिमा बोलते हैं, सूजन हो जाएगा। मसल थिनिंग, मसल्स हमारे पतले हो जाएंगे। स्किन एंड हेयर चेंज, आप इसके बाल को देखिए, हेयर को देखिए, स्किन को देखिए, सारे बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। स्टनिंग ग्रोथ, इसके ग्रोथ भी रुक जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। एंड वीक इम्यूनिटी, और बेचारों की इम्यूनिटी भी बहुत वीक होंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है
सूजन हो जाता है, मसल्स पतले हो जाते हैं, स्किन हमारे बाल वगैरह खराब हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण किसके हैं? क्वाशरकोर के, जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाला एक डिजीज है, ठीक है। दूसरा आपका है, पहला आपका क्वाशरकोर हो गया, सेकंड आपका क्या है? मिरास्मस। सेकंड आपका जो डिजीज है वो है मिरास्मस, ठीक है। मिरास्मस इज काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज। ये भी आपका प्रोटीन और कैलोरीज की कमी के कारण जो डिजीज होता है, रोग होता है, उसका नाम है मिरास्मस, ठीक है। मिरास्मस इज काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज। प्रोटीन और कैलोरीज की कमी के कारण जो रोग होता है उसको मिरास्मस बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख दीजिएगा। तो इट इज जनरली अफेक्ट इन्फेंट बिलो 1 ईयर ऑफ एज। इन्फेंट मतलब होता है जो बच्चे 1 साल से कम में होते हैं, ठीक है। 2 से लेकर के जो आपके वही 9-10 महीने के होते हैं उसको इन्फेंट कहा जाता है। तो इट जनरली अफेक्ट इन्फेंट बिलो 1 ईयर एज। 1 साल के जो नीचे के बच्चे होते हैं उनको ये मिरास्मस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ मिरास्मस, क्या सिम्टम्स दिखता है? इंक्लूड एक्सट्रीम वेट लॉस, बहुत पतले हो जाते हैं, एकदम माचिस की तीली जैसे, ठीक, मतलब इतना भी पतले नहीं होते हैं लेकिन पतले काफी हो जाते हैं, ठीक है। मसल्स, मतलब इनके मसल्स जो होते हैं बहुत पतले हो जाते हैं। फैट वास्टिंग थिन, ठीक है, जो फैट होते हैं काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। और व्रिंकलेड स्किन, ठीक है, व्रिंकलेड स्किन मतलब झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है। झुर्रियां कहीं ना कहीं स्किन में पड़ जाती हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एक मिनट, इसके स्किन पे ही हम वो कर दिए, थोड़ा स्किन दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं झुर्रियां पड़ जाती हैं, ओके। टाइटनेस, हमेशा थका हुआ फील होगा। अब्सेंस ऑफ फैट अंडर द स्किन, ठीक है, स्किन के अंदर जो फैट है वो आपको अब्सेंस दिखेगा, हमेशा पतला पतला दिखेगा वो, ठीक है। बोथ कंडीशन आर डेंजरस, दोनों कंडीशन बहुत डेंजरस है। कैन लीड टू डेथ इफ अनट्रीटेड, अगर इसका उपचार नहीं किया गया तो जान तक जा सकती है, ठीक है। इसका क्या उपचार है? तो बैलेंस डाइट, डाइट को हमेशा बैलेंस रखिए, संतुलित बनाइए। विथ प्रोटीन रिच फूड, ठीक है, प्रोटीन रिच फूड दीजिए, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, पल्स हो गया। हेल्प इन प्रिवेंशन, ठीक है, मतलब दूध हो गया, अंडा हो गया, दाल हो गया, इसकी मदद से हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट इंक्लूड, अगर ट्रीटमेंट की बात करें क्या हम इसका उपचार कर सकते हैं? प्रॉपर न्यूट्रिशन, बस यही है, आपको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन दीजिए। मेडिकल अटेंशन एंड अवेयरनेस, ठीक है, एक जागरूकता फैलाइए लोगों में, ठीक है, मेडिकल के साथ टच में रहिए और आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन लिखिए, डाइट अच्छे से लीजिए, प्रोटीन रिच फ्रूट लीजिए, बस आपका ये दिक्कत सही हो जाएगा, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम थे आपके, क्वाशरकोर और मिरास्मस, दोनों को याद रखिएगा आराम से। ऐसे अगर अकेला क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए, क्वेश्चन तो अगर आ गया अकेला सिर्फ यही वाला, तो आप ऐसे तो लिख नहीं सकते कि क्वाशरकोर और मिरास्मस, इसीलिए आपको पूरा डिटेल में बता दिए जिससे आप लोग आराम से काफी तो भर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे पूरा बताया है कि इससे होने वाले क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सिम्टम्स दिखता है और आपको क्या क्या चीजें, मतलब यहाँ पे इसके मिरास्मस के क्या सिम्टम्स दिखेंगे और बैलेंस डाइट वगैरह से कैसे इसका उपचार किया जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस यही 2 क्वेश्चन थे आज, सॉरी 1 क्वेश्चन थे, एक में से कभी वो पूछ सकता था, कभी ये पूछा, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, यही आपके क्वेश्चन थे, इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ओके। बाकी कोई भी डाउट हो आपको तो ये हमारा इंस्टा आईडी है aditya3.official, फॉलो कर लीजिए। आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको, आपकी क्वेरी जरूर रिजॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच अगेन।